बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम प्रोफेसर ज़ाहरा असलम और मैं आपकी कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे, जिसमें कैंसिलेशन एरर आ जाएगा हमारे पास, अरिथमेटिक अंडरफ्लो, अरिथमेटिक ओवरफ्लो, इंटीजर अंडरफ्लो, इंटीजर ओवरफ्लो और कमेंट्स का टॉपिक आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था, उनकी मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई होती है उसके बारे में पढ़ा था, और कितनी रेंज बनती है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज की। वो तमाम पॉइंट्स हम लोगों ने इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप और कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में डिटेल से पढ़ लिए हैं। ये बेसिकली रिवाइज करने का पर्पस इस कॉन्सेप्ट का ये था कि आज के टॉपिक के अंदर हम इंटीजर अंडरफ्लो और इंटीजर ओवरफ्लो को भी डिस्कस करेंगे। तो चूंकि इस टॉपिक के अंदर इंटीजर की रेंज, मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में एक कॉन्सेप्ट आएगा, तो आपका उस लेक्चर का अपने माइंड में रिवाइज करना ज़रूरी है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर कैंसिलेशन एरर का जो टॉपिक आएगा, हम फ्लोट डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लोट डेटा टाइप के अंदर अगर हम बहुत ही स्मॉल और बहुत ही लार्ज वैल्यू को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है, जो कि क्या कहलाएगा? कैंसिलेशन एरर कहलाएगा। अरिथमेटिक अंडरफ्लो और अरिथमेटिक ओवरफ्लो कॉन्सेप्ट को अगर हम देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिक सी रेंज से अगर आंसर बाहर आएगा या उससे ज्यादा आंसर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि अरिथमेटिक अंडरफ्लो और अरिथमेटिक ओवरफ्लो हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट इंटीजर डेटा टाइप और इंटीजर के अंडरफ्लो और ओवरफ्लो को डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं इंटीजर की रेंज मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। अगर हमारा आंसर मिनिमम और मैक्सिमम रेंज से बाहर जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि इंटीजर का अंडरफ्लो या ओवरफ्लो हो रहा है। लास्ट में जो टॉपिक है वो है कमेंट्स का। कमेंट्स बेसिकली प्रोग्राम की अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सी प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स को 2 फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ ऐड किया जाता है, जो कि प्रोग्राम की अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। बेसिकली कमेंट्स का प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में कोई रोल नहीं है। तो इसमें कमेंट्स की हम डिफरेंट टाइप्स को भी पढ़ेंगे। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स की मदद से हम पूरे प्रोग्राम को भी कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी कुछ लाइंस को कमेंट कर सकते हैं। ये तमाम पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए आज हम अपने इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, कैंसिलेशन एरर। और अब हम अपने सेकंड बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। कैंसिलेशन एरर, इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, while working with floating point numbers। floating point numbers आप सब जानते हैं, हमारी रियल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज की बात हो रही है। some unexpected result cause problem। ये जो unexpected result है ये हमारा cancellation error कंसीडर होगा। इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैनिपुलेशन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल फ्लोट नंबर्स, एक बहुत बड़ी फ्लोटिंग वैल्यूज और एक बहुत छोटी फ्लोटिंग वैल्यू को, पर जब हम किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन करेंगे, वर्किंग करेंगे, तो उसका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, एक नंबर है 1970.0, एक लार्ज फ्लोटिंग वैल्यू है, और एक फ्लोटिंग वैल्यू है 0.000000124। जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा 1970.0000। इसमें स्टूडेंट ये जो हमारी स्मॉल वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? ओमिट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आएगा। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली हम कहेंगे कि रियल वैल्यूज या डेसिमल या फ्लोट वैल्यूज में ये कैंसिलेशन एरर कंसीडर होता है। थर्ड पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड कैंसिलेशन एरर। दैट इज, in cancellation error a very small value disappear when it is added to or subtracted from very large value। ये बहुत छोटी वैल्यू थी, जब ये एक लार्ज वैल्यू के अंदर ऐड हुई तो ये वैल्यू क्या होगी? डिसअपियर होगी, और इसने कौन सा एरर प्रोड्यूस किया? कैंसिलेशन एरर प्रोड्यूस किया। तो ये हमारा कैंसिलेशन एरर का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारा जो दो कॉन्सेप्ट है वो है अरिथमेटिक अंडरफ्लो और अरिथमेटिक ओवरफ्लो के बारे में।
उसकी रीडिंग से पहले या उसकी थ्योरी को रीड करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि आपने अपने माइंड में स्टूडेंट कंसीडर करना है कि किसी भी चीज की एक मैक्सिमम रेंज है और एक मिनिमम रेंज है। अगर आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें, फॉर एग्जांपल a प्लस बी, इसका रिजल्ट अगर मिनिमम अलाउएबल लिमिट से भी कम आएगा तो हम कहेंगे अंडरफ्लो हो रहा है, और अगर इसका रिजल्ट इस तरह से आएगा कि मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट से भी एक्सीड कर जाए तो हम क्या कहेंगे, ओवरफ्लो हो रहा है। ये अरिथमेटिक के केस में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। दोबारा से देख लें, एक मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट होगी किसी भी चीज की और एक मिनिमम अलाउएबल लिमिट है। अगर हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन वैल्यूज पर परफॉर्म करते हैं और उसका रिजल्ट हमारी मिनिमम अलाउएबल लिमिट से कम आएगा तो हम कहेंगे अंडरफ्लो हो रहा है, और अगर मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट से ज्यादा आएगा तो हम क्या कहेंगे, ओवरफ्लो हो रहा है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि हम घर में जो नॉर्मली बैटरीज यूज करते हैं उसमें जो पानी ऐड करते हैं उसकी खास स्पेसिफिक रेंज या लिमिट दी होती है, ठीक है। वो लिमिट जो होती है अगर उस मिनिमम लिमिट से कम पानी डालेंगे तो अंडरफ्लो होगा, और अगर उस रेंज या लिमिट से ज्यादा पानी डाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ गया होगा। अब जब हम इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको मजीद इसके कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने थर्ड बोर्ड की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम अरिथमेटिक अंडरफ्लो और अरिथमेटिक ओवरफ्लो को पढ़ते हैं। अरिथमेटिक अंडरफ्लो में क्या है, व्हेन टू वेरी स्मॉल नंबर्स आर मैनिपुलेटेड द रिजल्ट मे बी टू स्मॉल टू रिप्रेजेंट इट एक्यूरेटली। जब दो बहुत स्मॉल नंबर्स को हम मैनिपुलेट करते हैं, वर्किंग करते हैं, उन पर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट इतना स्मॉल होगा कि उसको एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 0। दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक अंडरफ्लो। अभी जो बात मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है, इस चीज को हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक अंडरफ्लो कहेंगे। व्हेन द वैल्यू असाइन इज लेस देन मिनिमम अलाउएबल लिमिट। हर चीज की एक लिमिट, जैसे आप लोगों ने डेटा टाइप के अंदर रेंजेस को पढ़ा है, मिनिमम और मैक्सिमम रेंजेस हैं। तो अगर किसी भी चीज या जो भी वैल्यू आपने असाइन की है वो मिनिमम अलाउएबल लिमिट से लेस होगी तो हम क्या कहेंगे कि एक अंडरफ्लो हो रहा है। उसके बाद हम अरिथमेटिक ओवरफ्लो को पढ़ते हैं। व्हेन टू वेरी लार्ज नंबर्स आर मैनिपुलेटेड द रिजल्ट मे बी टू लार्ज टू रिप्रेजेंटेड। हमारा आंसर मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि अरिथमेटिक ओवरफ्लो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक ओवरफ्लो व्हेन द वैल्यू असाइन इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट एंड ओवरफ्लो अकर्स। तो उस टाइम पर क्या होगा, एक ओवरफ्लो अकर होगा। स्टूडेंट्स, ये दो कॉन्सेप्ट से अरिथमेटिक अंडरफ्लो और अरिथमेटिक ओवरफ्लो से सेम चीज से रिलेट करता हुआ कॉन्सेप्ट है इंटीजर अंडरफ्लो और इंटीजर ओवरफ्लो के बारे में। तो हम अपने फर्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और इंटीजर अंडरफ्लो को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंटीजर अंडरफ्लो के बारे में। When the value assigned to a variable is less than minimum allowable limit of an integer। आप सब जानते हैं, आपने इंटीजर डाटा टाइप की डिटेल पढ़ी है, उसमें मिनिमम अलाउएबल लिमिट क्या है इंटीजर की, -3 to 768। अगर हम एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें जो इस मिनिमम अलाउएबल लिमिट से क्या हो, कम हो, एंड अंडरफ्लो अकर, तब क्या अकर होगा, अंडरफ्लो अकर होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर अंडरफ्लो। In case of integer underflow, different compiler takes different action। नॉर्मली क्या होता है, इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे मेंशन भी है कि इन मोस्ट केसेस कंपाइलर रन्स द प्रोग्राम एंड प्रोड्यूसेस इनकरेक्ट रिजल्ट। स्टूडेंट, एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें आप इंटीजर लें a और b, a को आप वैल्यू असाइन करें -20,000 और b को भी आप वैल्यू असाइन करें -20,000। तो कंप्यूटर की मेमोरी में दो कंटेनर बन जाएंगे। एक कंटेनर का नाम क्या होगा, a, और एक का नाम क्या होगा, b। बेसिकली इन कंटेनर्स के दो पोर्शन हैं, एक में मिनिमम रेंज ऑफ वैल्यू और एक में मैक्सिमम रेंज ऑफ वैल्यू स्टोर होगी।
और इसमें भी इसी तरह मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज जो है वो स्टोर होगी। ए में हमने स्टोर करवाया -20,000 तो वो यहाँ आकर स्टोर हो जाएगा। बी में हमने स्टोर करवाया -20,000 वो यहाँ आकर स्टोर हो जाएगा। एक थर्ड वेरिएबल अगर हम लेते हैं सम, और सम के अंदर हम a प्लस बी का आंसर स्टोर करवाते हैं तो सम का आंसर क्या आएगा -40,000। ये -40,000 मिनिमम अलाउएबल लिमिट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे इंटीजर ओवरफ्लो और सॉरी इंटीजर अंडरफ्लो हो रहा है। इस केस में कंपाइलर डिफरेंट एक्शन ले सकते हैं। नॉर्मली क्या होगा, हमारे पास इनकरेक्ट रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है हमारे पास इंटीजर अंडरफ्लो का, जिसमें मिनिमम अलाउएबल लिमिट से आंसर कम आना जो है वो इंटीजर अंडरफ्लो कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम इंटीजर ओवरफ्लो के बारे में पढ़ेंगे और एक हम इंटीजर की रेंज ऑफ वैल्यूज में रैपिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इंटीजर ओवरफ्लो को डिस्कस करते हैं। When the value assigned to a variable is greater than maximum allowable limit, maximum allowable limit क्या है हमारे पास इंटीजर की +32767। जब हमारे पास ये मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट से आंसर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या चीज अकर होगी, इंटीजर ओवरफ्लो अकर होगा। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। इन केस ऑफ इंटीजर ओवरफ्लो डिफरेंट कंपाइलर टेक्स डिफरेंट एक्शन और इन मोस्ट केसेस कंपाइलर रन्स द प्रोग्राम और क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे, इनकरेक्ट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास इंटीजर की एक रेंज गिवन है। ये मैक्सिमम रेंज है 32767 और एक मिनिमम रेंज है 32768। रैपिंग के कॉन्सेप्ट को बताती हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट 32767 असाइन की गई है। इसमें अगर +1 किया जाएगा, 1 को ऐड किया जाएगा, तो नॉर्मली क्या होगा, रैपिंग हो जाएगी। रैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैक्सिमम रेंज में जब 1 ऐड होगा तो लिमिट मिनिमम रेंज की तरफ आ जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है -32768। हर कंपाइलर का एक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। इन सेम केस मिनिमम अलाउएबल लिमिट इंटीजर की हमारे पास क्या आती है -32768। अगर इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो वैल्यू रैप अराउंड हो सकती है और उसको कौन सी रेंज असाइन हो सकती है, मैक्सिमम रेंज, जो कि क्या है 32767। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था इंटीजर अंडरफ्लो का और इंटीजर ओवरफ्लो का। इन सेम केस आप इस तरह इधर एक प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, बल्कि आप इंटीजर अंडरफ्लो का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, इंटीजर ओवरफ्लो का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, ताकि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट एक तरह कैटेगरी के क्वेश्चन थे, कैंसिलेशन एरर, अरिथमेटिक अंडरफ्लो, अरिथमेटिक ओवरफ्लो, इंटीजर अंडरफ्लो और इंटीजर ओवरफ्लो, ये कॉन्सेप्ट्स इस बोर्ड तक जो है वो वाइंड अप होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है कमेंट्स। तो आइए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या है? कमेंट्स प्ले नो रोल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। दीज आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। हम कोई भी सी लैंग्वेज प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ कोई भी पॉइंट अगर लिखते हैं या अपने प्रोग्राम के किसी हिस्से को कमेंट करना चाहते हैं, मीन्स चाहते हैं कि उसका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में कोई रोल ना रहे, तो हम कमेंट्स को यूज करेंगे। कंपाइलर डज नॉट ट्रांसलेट दी स्टेटमेंट्स। ये चीज आप लोगों ने अच्छी तरह से समझनी है कि कमेंट्स की स्टेटमेंट्स को कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट नहीं करता। इट इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, और कमेंट से प्रोग्राम की रीडेबिलिटी मींस कि उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सा एक प्रोग्राम हमने किया था जब सबसे पहले डेटा टाइप स्टार्ट की थी, कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में। आज मैं वो प्रोग्राम भी आपको जो है दोबारा से रिकॉल करवा दूंगी, जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टर डेटा टाइप में ये पढ़ा था कि नॉर्मली जो है कैरेक्टर आस्की फॉर्म में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो जब हमने 2 और 6 को ऐड किया था, तो 2 और 6 को ऐड होने के बाद कैरेक्टर में आंसर 8 नहीं आया था, बल्कि आस्की में आंसर आया था। तो इस चीज को स्टूडेंट्स को
अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने प्रोग्राम में कमेंट्स को ऐड किया था। तो वो कमेंट्स बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थे, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी के लिए थे, जिसकी वजह से जो है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा कि कैरेक्टर्स जो हैं कंप्यूटर की मेमोरी में आस्की फॉर्म में स्टोर होते हैं। स्टूडेंट, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू ऐड इंफॉर्मेटिव नोट्स अबाउट दी स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम दैट हेल्प इन डीबगिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम। मींस हम प्रोग्राम में चाहे 1000 लाइंस के जो कमेंट्स ऐड कर लें, 50 लाइंस के कमेंट्स ऐड कर लें, 100 लाइंस के कमेंट्स ऐड कर लें, उन कमेंट्स का प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो उन कमेंट्स की मदद से प्रोग्रामर को प्रोग्राम को डीबग करने में, डीबगिंग कहते हैं एरर फ्री करना, डीबगिंग में आसानी हो जाएगी, या फिर प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस करनी है, कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी इजीली हो सकती है अगर कोई इंफॉर्मेटिव नोट्स ऐड किए गए हैं प्रोग्राम में। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट आल्सो एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रोग्रामर ऐड कर लेते हैं, जो प्रोग्राम की पूरी लॉजिक को एक्सप्लेन कर देते हैं। पूरे प्रोग्राम को पढ़ने की बजाय वो स्पेसिफिक लाइंस को अगर पढ़ लिया जाए तो प्रोग्राम की लॉजिक जो है वो समझ आ सकती है। स्टूडेंट्स, अब हम अपने फर्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और कमेंट्स की टाइप्स को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ कमेंट्स को पढ़ते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स हैं कमेंट्स की। नंबर 1 क्या है, सिंगल लाइन कमेंट्स, और नंबर 2 क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स को देखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स आर इंसर्टेड बाय टाइपिंग 2 फॉरवर्ड स्लैशेस बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन। स्टूडेंट्स, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें 2 फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ प्रोग्राम की रीडेबिलिटी या अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम कोई भी कमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले बोर्ड पर डिस्कस किया है कि कमेंट्स का प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में कोई रोल नहीं है। तो ये कमेंट्स जो हैं ये यूजर की अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए ऐड किए जाते हैं। और सिंगल लाइन कमेंट के एग्जांपल में यहाँ पर 2 फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ लिखा हुआ है, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट टेम्परेचर। इट्स मीन कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें यूजर टेम्परेचर को कैलकुलेट कर रहा है, तो उसके साथ अगर ये कमेंट को ऐड कर दिया जाएगा तो प्रोग्राम की जस्ट इस एक लाइन को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम में हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, टेम्परेचर को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस बोर्ड पर आप लोगों से डिस्कस किया कि हमने जब डेटा टाइप्स को स्टार्ट किया था तो कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर हमने एक प्रोग्राम किया था जो 2 नंबर्स को यानी 2 कैरेक्टर्स को ऐड कर रहा था। तो कैरेक्टर्स की क्वालिटीज या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कैरेक्टर आस्की फॉर्म में स्टोर होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। तो हमने 2 और 6 को ऐड किया था। बहुत से स्टूडेंट्स समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप का प्रोग्राम करते हुए और उनके माइंड से ये बात स्किप हो जाती है कि कैरेक्टर जो है वो आस्की फॉर्म में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो उस प्रोग्राम में भी मैंने आपको कमेंट्स को ऐड करके बता दिया था कि 2 जो है वो किसके इक्वल है आस्की में और 6 किसके इक्वल है। तो उस प्रोग्राम की बस चंद लाइंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हमने कैरेक्टर डेटा टाइप में कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2 लिया था और उसको सम यानी उसमें एडिशन करवाई थी। कैरेक्टर 1 में हमने वैल्यू असाइन की थी 2 और कैरेक्टर 2 को वैल्यू असाइन की थी 6। जब इनको ऐड किया जाएगा तो आंसर 104 आएगा। वो आंसर 104 क्यों आएगा? क्योंकि कैरेक्टर आस्की कोड में स्टोर होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। तो ये चीज इसी लाइन में कमेंट्स के साथ, सिंगल लाइन कमेंट के साथ हमने ऐड कर दी कि इस लाइन के आगे 2 फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ लिख दिया कैरेक्टर 1 कंटेन्स आस्की कोड ऑफ 2 इज इक्वल टू 50, और दूसरी लाइन में भी हमने 2 फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ कमेंट्स को ऐड कर दिया कैरेक्टर 2 कंटेन आस्की कोड ऑफ 6 इज इक्वल टू 54। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम अपने लास्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम मल्टी लाइन कमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या है? मल्टी लाइन कमेंट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेटिव नोट्स विच एक्सटेंड टू मल्टी लाइन्स। वो इंफॉर्मेटिव नोट्स जो एक से ज्यादा लाइंस पर मुश्तमिल हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कमेंट्स के फर्स्ट बोर्ड पे आपको बताया था कि कमेंट्स 50 लाइंस के भी हो सकते हैं, 100 लाइंस के भी हो सकते हैं, 1000 लाइंस के भी हो सकते हैं। अगर आप प्रोग्राम के किसी एक पोर्शन को कमेंट करना चाह रहे हैं तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। उस प्रोग्राम
कि उस पोर्शन का प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक या लिंक नहीं रहेगा। इसमें क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स आर इंसर्टेड बाय टाइपिंग /* स्टार्ट यहां से होगा, स्लैश ऐड करेंगे, स्टेरिक को ऐड करेंगे इन द बिगनिंग एंड स्टेरिक स्लैश एट द एंड ऑफ पैराग्राफ। स्टार्ट यहां से होंगे मल्टी लाइन कमेंट जिसमें एक स्लैश और स्टेरिक होगा और अंदर हमने जितनी भी लाइंस लिखनी है, लिखने के बाद एंड में हम स्टेरिक और स्लैश के साथ उसको क्या करेंगे, एंड कर देंगे एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। देन कंपाइलर इग्नोर्स ऑल द लाइंस विद इन दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, जितनी भी लाइंस का लिखा होगा, वो क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिखकर आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया है कि स्लैश स्टेरिक, यहाँ से कमेंट मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट हो रहा है और स्टेरिक स्लैश पर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। और इस ब्लॉक के अंदर मैंने कुछ इंफॉर्मेटिव नोट्स लिख दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ऐसा प्रोग्राम जो किसी नंबर के फैक्टोरियल को क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और रिजल्ट क्या हो सकता है, लॉन्ग इंटीजर हो सकता है। तो उसके पॉइंट से वेरिएबल्स जो हैं वो हम लेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो पैराग्राफ है ये एक बेसिकली इंफॉर्मेटिव नोट होगा यूजर के लिए, प्रोग्रामर के लिए, जो कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर वाइंड अप होता है। आज के टॉपिक में हमने कैंसिलेशन एरर को डिस्कस किया, अरिथमेटिक अंडरफ्लो, अरिथमेटिक ओवरफ्लो को डिस्कस किया, इंटीजर अंडरफ्लो और इंटीजर ओवरफ्लो क्या होता है, और कमेंट्स और कमेंट्स की टाइप्स को डिस्कस किया। आप सब स्टूडेंट्स इस लेक्चर के एंड होने पर अपने घर में सी कंपाइलर पर अरिथमेटिक अंडरफ्लो, अरिथमेटिक ओवरफ्लो या फिर इंटीजर अंडरफ्लो और इंटीजर ओवरफ्लो, इसका एक छोटा छोटा प्रोग्राम एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट की मजीद अच्छे से जो है वो रिवीजन हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।